नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श कार्यक्रम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गन्ने की खेती और उसका प्रबंधन। भारत देश में काफी अच्छी संख्या के किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। गन्ने की खेती आर्थिक विकास में तो मददगार साबित होती है, लेकिन साथ ही साथ किसानों की खुशहाली और पर्यावरण को बचाने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गन्ने की खेती की बात करें तो भारत गन्ने उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और गन्ने की अगर बात हो रही है तो चीनी की बात करना भी लाजमी है। अगर चीनी के उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यानी चीनी के एक्सपोर्ट में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज इस विषय पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, कैसे गन्ने की खेती कर किसान अपने जीवन को बदल सकते हैं और कैसे गन्ने की खेती का प्रबंधन किया जाए ताकि एक बेहतर फसल ली जाए। तो विचार विमर्श कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज इस विषय पर खास जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर एस आर सिंह जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बरसाती लाल जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक त्यागी जी हैं, एक सफल किसान है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। इसके साथ ही हमारे साथ बीएल शर्मा जी मौजूद हैं, ये एक एक्स डायरेक्टर हैं शुगर केन रिसर्च से, आपका भी बहुत स्वागत है सर। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कैसे गन्ने की खेती के जरिए किसान अपने जीवन में काफी महत्वपूर्ण और काफी विकासशील बदलाव ला सकते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। खेती किसानी से अच्छी पैदावार और मुनाफा लेने के लिए फसलों का सही समय पर और सही तरीके से बोया जाना जरूरी है। साथ ही बुवाई के बाद फसल का प्रबंधन यानी उसमें खाद, पानी देना और उसे कीटों व रोगों से बचाना भी काफी जरूरी होता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी खेती आपको काफी अच्छा मुनाफा दे सकती है। गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में भी गन्ना लगाया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के गन्ने की बुवाई उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अप्रैल और मई में की जाती है। गन्ना बोने से पहले खेतों को अच्छी तरह समतल कर लें। बुवाई के लिए करीब 35,000 से 40,000 गन्ने की 3 आंख वाले टुकड़े लें। इसके लिए 5 से 6 टन का बीज काफी रहता है। फिर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर के अंतराल पर 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा कुंड डेल्टा हल से बनाकर बोएं। आप गन्ना कटर प्लांटर से सिर्फ 5 श्रमिकों की मदद से 1 हेक्टेयर की बुआई कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर 15 से 20 श्रमिकों द्वारा की जाती है। आप गन्ना प्लांटर से एक दिन में 2 हेक्टेयर की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई से पहले गन्ने के सेट को कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम 0.2% से 15 मिनट तक उपचारित करें। ऐसा करने से स्मट रोग को रोका जा सकता है। गन्ने में 150 से 180 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहती है, लेकिन उर्वरक प्रबंधन मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो गर्मी के दिनों में भारी मिट्टी वाले खेतों में 12 से 15 दिन के अंतर पर और हल्के मिट्टी वाले खेतों में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें। वहीं खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो गन्ने का अंकुरण देर से होने के कारण कभी-कभी खरपतवारों का अंकुरण गन्ने से पहले हो जाता है, जिसके नियंत्रण के लिए एक गुड़ाई करना जरूरी होता है, जिसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। गन्ने की फसल खेत में 2 से 3 सालों तक रहती है। जल्दी और कम अवधि में पकने वाली फसलों जैसे मूंग, उड़द और लोबिया को गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच में बो सकते हैं।
जिन किसानों ने फरवरी में बसंतकालीन गन्ना लगाया था, वो 1/3 नाइट्रोजन की दूसरी किश्त और 1 बोरा यूरिया अप्रैल में डाल दे। साथ ही खेत में खाली जगहों को नर्सरी में उगाए गए पौधे से भर दे। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि गन्ने की खेती की महत्वपूर्णता क्या है और कैसे भारत के अंदर गन्ने की खेती के जो किसान हैं वो कैसे अपने जीवन को बदल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसआर सिंह जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर एसआर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के अंदर गन्ने की खेती की क्या महत्ता है। भारत के अंदर गन्ना की खेती जो है एक नकदी फसल के रूप में की जाती है और पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और ये विश्व में, जैसा कि आपने बताया, कि ये दूसरे नंबर की फसल है और हम चीनी उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। इस गन्ने की खेती के साथ में हमारे लगभग 5 मिलियन जो है किसान परिवार समृद्ध हैं, संबंध है और उनके साथ साथ जो है उनके पूरे परिवार उसमें लगे रहते हैं। तो गन्ने की खेती ना केवल चीनी मिल को जो है गन्ना प्रोवाइड करती है या देती है, उसके साथ साथ हमारे जितने भी गांव के जो है परिवार हैं उनकी जो है आमदनी को बढ़ाने में बहुत अहम रोल जो है अहम योगदान है। हम ये देखते हैं कि जितने भी गन्ना किसान हैं, गन्ना उगाने वाले किसान जो है दूसरी जो है तरह की खेती करने वाले, जैसे जो धान गेहूं करते हैं या दूसरी फसलें करते हैं, उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा जो है समृद्ध हैं और ये इससे प्रतीत होता है कि गन्ना की खेती अधिक लाभप्रद है। जी, एसआर सिंह जी ने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर शुरुआत की है कि गन्ने की जो खेती की महत्ता है वो भारत में क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं बीएल शर्मा जी, एक्स डायरेक्टर हैं शुगर केन रिसर्च से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इतने समय से रिसर्च सेक्टर में रहे, आपने क्या पाया इस पूरे रिसर्च के दौरान या अपने पूरी कार्यशैली के दौरान कि जो गन्ना की जो फसल है वो किसानों के जीवन में किस तरीके के बदलाव लेके आ रही है? जी हाँ, गन्ना जैसा कि अभी डॉक्टर एसआर सिंह ने बताया, नकदी फसल है और इससे बेहतर कोई भी फसल अब तक प्रूव नहीं हो पाई है। चाहे आप गेहूं ले लें, चाहे धान ले लें, अन्य फसल ले लें, गन्ना जो है ख़ास तौर से हमारे गांव की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जी। गन्ने का एक एक भाग, चाहे वो आपका गोला हो, चाहे गन्ना हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मिल में क्रश के बाद से मैली बनती हो, चाहे उसका बगास निकलता हो, वो सभी की कीमत होती है और सबसे आय होती है। जी। इस तरह से गन्ने का हर भाग जो है वो कीमती है, वो चाहे इंडस्ट्री में कीमत देता हो या किसान भाइयों को उपज के रूप में देता हो। इस तरह से गन्ना ही सबसे बढ़िया फसल है आज के परिवेश में। और जब से अल्कोहल का उत्पादन गन्ने से होने लगा है, तब से इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है और किसानों की आय भी बढ़ गई है, इंडस्ट्री की समृद्धि भी बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि गन्ने की उत्पादकता और भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें और इसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे चीनी को लेकर के हो और चाहे अल्कोहल की लेकर के हो। उत्पादकता गन्ने की बढ़ाएंगे तभी जाकर के इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। अब इस पे बहुत सारा शोध किया गया है। पहले के समय में काफ़ी उपज कम होती थी तो किसान की आमदनी भी कम होती थी। अब ऐसी प्रजातियां आ गई हैं जिनकी उपज ज़्यादा है, किसानों को भी आमदनी हो रही है और किसान भाई बहुत ही इच्छुक होकर के इसकी गन्ने की खेती कर रहे हैं और इससे अपने लाभ ले रहे हैं। थोड़ा सा मॉडर्नाइज भी गन्ने में किया गया है कि गन्ने की फसल 1 साल की है तो दूसरी फसलों का भी इनकॉर्पोरेशन इसमें किया जाए इंटरक्रॉप के रूप में। जैसे 4 फीट पे अब प्रचलन हो रहा है गन्ने की बुआई की जाए, तो बीच में जो गैप होता है उसमें दूसरी फसल भी ले सकते हैं। 2 फसल गन्ने की ली जाती है, एक तो ऑटम में जो कि अक्टूबर के समय में बुआई होती है और एक फरवरी मार्च में जिसको स्प्रिंग बोलते हैं।
तो दोनों समय में इंटरक्रॉप लेने के लिए फसलें हैं। अभी स्प्रिंग की बात करें तो इस समय उड़द की फसल है, फिर आपके सब्जियों की फसल है, इसके अलावा मेलन है। इन सबों की फसल ले सकते हैं इंटरक्रॉप के रूप में, और किसान भाई और भी ज़्यादा इससे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं जी। फिर गन्ने के जहाँ तक उत्पादकता की बात करें तो पहले की तुलना में काफ़ी चेंजेज आए हैं, और इसमें आईटी का भी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। मतलब जो स्मार्ट फार्मिंग है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और सबका एम यही है कि गन्ने की उत्पादकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। जी। इधर देखने को मिल रहा है कि बीमारियां भी गन्ने में ज़्यादा हो रही हैं। जी। जैसा कि एक रेड रॉट का नाम ज़्यादा प्रमुखता से लिया जा रहा है, ये नुकसान भी कर रहा है। तो उसके लिए भी उपाय खोजे जा रहे हैं कि किस तरह से हम इससे कोप अप हों, किस तरह से इससे निजात पाएँ। तो गन्ने का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, और गन्ने में काम भी बढ़िया हो रहा है, और इसकी आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल। तो गन्ने का भविष्य तो बढ़िया है, और गन्ना की जो उपज है इस समय वो भी बढ़िया हो रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र सबसे पहले जो गौर करने वाली चीज़ है कि गन्ने का उत्पादन शुरू कैसे किया जाए, पहला कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले अब मैं रुक करूँगा, हमारे साथ बरसाती लाल जी हैं। डॉक्टर बरसाती लाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर महत्ता की बात हो गई, उत्पादक बढ़ाने की बात हो गई, उत्पादन की क्या स्थिति है उसकी बात भी हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सा ऐसा कदम है जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए गन्ने की खेती के दौरान। कोई किसान अगर इसको शुरू करना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गन्ना जो है एक नकदी फसल है, हमारे बहुत सारे किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अग्रणी। 60% जो गन्ने का एरिया है हमारे उत्तर प्रदेश से आता है। तो यूपी के साथ साथ पूरे भारत में भी हम अग्रणी हैं, हमारा एक्सपोर्ट हम चीनी का करते हैं। तो गन्ना जो फसल लगाने के लिए हल्की मिट्टी से भारी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी है, सब उपयुक्त होती है। उचित प्रबंधन अगर किया जाए तो सभी तरह की भूमियों में गन्ने की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है वैरायटी लगाएं क्या, हम वैरायटी का चयन कैसे करेंगे। तो वैरायटी के चयन करने के लिए हमें उत्तम किस्म की वैरायटी का चयन करना चाहिए। ऐसे हम गन्ने की वैरायटी में जो टुकड़े हैं उनके ऐसे गन्ने के पौधे सेलेक्ट करें जिसमें किसी तरह का बीज ना, जो बीज में किसी तरह के बीमारी का प्रकोप ना हो। बीमारी से बहुत बड़ा नुकसान होता है गन्ने के पौधे में। अगर आपने बीमारीग्रस्त हमने गन्ने के टुकड़े लगा दिए खेत में, तो आपका जो भी इनपुट आपने जो कास्ट लगाया है उसमें आपकी लागत लगी है हमारे किसान भाइयों की, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी गन्ने की उपज में। कभी कभी पूरी फसल भी बर्बाद हो जाती है, जैसे हमारा लाल सड़न रोग है। अगर उससे ग्रसित हमारे किसान भाई गन्ना लगाएंगे खेत में तो काफ़ी नुकसान होता। तो सबसे पहले गन्ने की वैरायटी का चयन और उस अच्छी किस्म का गन्ना लें, वैरायटी का जिसमें अधिक उपज देने वाली किस्में हमारे पास बहुत सारी अच्छी किस्में उपलब्ध हैं। जैसे हमारी 0238 जो है अभी बहुत अच्छा कर रही है, किसान भाई कर रहे हैं। और हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र संस्थान लखनऊ से की एक किस्म निकली है COL के 14201, ये किस्म भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, आगेती किस्म है, मिलों में बहुत अच्छी डिमांड है। और इसकी दूसरी ऐसी खास बातें है, इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और गुड़ इसका बहुत उत्तम क्वालिटी का सफ़ेद कलर का, जो हम किसान भाई बहुत सारे गुड़ को शोधित करते हैं ना, बहुत से केमिकल और चीज़ें डालते हैं, तो इसका उत्तम किस्म का गुड़, इससे हमारे किसान भाई गुड़ के लिए अगर खेती करने चाहते हैं तो 14201 बहुत अच्छी किस्म है जिसकी खेती के लिए जा सकते हैं। टुकड़ों की कटाई जो है अच्छे किसी गड़ासे से या किसी जो धारदार हथियार होता है उससे करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने कोई भी इन्फेक्टेड आपने बीमारी से ग्रसित अगर हमने कंद उसका गन्ने का टुकड़ा लिया है तो पूरी जितनी भी कटाई का यंत्र है उसके द्वारा सारी टुकड़ों में बीमारी फैल जाएगी। तो गन्ना जब टुकड़ा लें तो गन्ने के टुकड़े को काटने के बाद उसको बवेस्टीन नामक दवा जो आती है उससे शोधित जरूर करें। आपको गन्ने का शोधन, बीज शोधन बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे किसान भाई बीमारी से बचाने के लिए गन्ने का शोधन भी करें। फिर उसको अब आजकल लगाने की विधि हमारी बदल गई है, हमारे पास बहुत अच्छे टेंट प्लांटर आ गए हैं जो हमारे अनुसंधान केंद्र द्वारा भी विकसित किए गए हैं, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ये मिल रहे हैं पूरे देश में। तो उसका उपयोग करेंगे तो हमारे जो 40-45 लेबर 1 हेक्टेयर में लगते हैं, तो लेबर देख रहे हैं आप लोग, लेबर की बहुत ज़्यादा हमारी कमी होती जा रही है। मजदूर हो, गन्ने की खेती में मजदूर बहुत लगते हैं, और ये इसीलिए कमर्शियल क्रॉप, इसमें उत्पादन भी बहुत होता है, और हमारी जीविका से बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई, जिस क्षेत्र में गन्ना है वहाँ पे हमारे किसान भाई बहुत अमीर हैं, ऐसा माना जाता है। शुगर मिल भी होती है, अच्छे से पेमेंट मिलता है उनको, तो उनका स्टेटस और जगह से काफ़ी अच्छा होता है खेती से। तो उसमें शोधित गन्ने के बीज को शोधित करके साथ टेंच प्लांटर से हमारी गन्ना विधि लगाएं। उसमें हमारे 3 सीजन में गन्ना जो लगाए जाते हैं, शरदकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्म ऋतु में जो गन्ना अभी चल रही है, जिसकी बुआई चल रही है, हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। तो देखते हैं किसान भाई हमारे बहुत गेहूँ काट के गन्ना लगाते हैं ना, तो गन्ना काफ़ी पिछड़ जाता है।
तो इस विधि में हमारा ट्रांसप्लांटर मेथड से आप गन्ने के साथ जो हमारी साफ फसली खेती आप पहले कर सकते हैं गेहूं की, तो उसी साथ गन्ना लगाएंगे तो गन्ने की उपज में कोई कमी नहीं होगी, गेहूं की उपज में कोई कमी नहीं आती है। 3 लाइनें हमारा ट्रांसप्लांटर जो है वो साफ फसली बुआई यंत्र है जो जिसके साथ लगा होता है। तो 3 दिन आप 3 रो उसकी व्हीट की आप गेहूं की प्राप्त कर लेंगे हमारे किसान भाई। गन्ने की उत्पादन में खाद जो है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें देनी पड़ेगी, गेहूं के लिए भी खाद देनी पड़ती है। और ट्रांसप्लांटिंग से सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसमें सिंचाई की बचत हो जाती है। पानी जो हमारा बहुत आगे बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, पानी की हमारे यहाँ बहुत डिमांड है। पानी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हमारा डीजल का कास्ट जैसे देख रहे हैं आप किसान भाई हमारे बढ़ रहा है, महंगा होता जा रहा है। तो पानी जब ट्रेंच विधि से आप लगाएंगे तो पानी की 30-40% बचत हो जाएगी पानी की ट्रेंच विधि से लगाने से केवल। तो काफ़ी कास्ट जो हमारा किसान भाई लगाने में देखिए 45 मजदूर जहाँ लग रहे हैं, 3 आदमी पूरे ट्रेंच प्लांटर में 1 से 1.5 हेक्टेयर की बुआई जो है 1.25 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर की बुआई एक दिन में कर सकते हैं ट्रेंच प्लांटर के द्वारा। तो ये मशीन जो है कई ग्रुप में हमारे किसान भाई खरीद सकते हैं, एक इंडिविजुअल नहीं ले सकता, थोड़ा 1 लाख से ज़्यादा इसकी कास्ट है, महंगा है। तो अभी सब्सिडी भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है कहीं बिल्कुल। बरसाती लाल जी, मैं इस विषय पर आऊंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं और किसान भाई कैसे उन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक सफल किसान है, मैं उनका भी अपने दर्शकों से तारुफ भी करा चुका हूँ, लेकिन उनका जो अनुभव रहा है गन्ने की खेती को लेकर एक बार उनसे भी हम सवाल लेते हैं। दीपक त्यागी जी, आप एक सफल किसान है, आपने गन्ने की खेती भी शुरू की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गन्ने की खेती आपने कैसे शुरू की, मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपके जीवन में गन्ने की खेती करने से कितना बदलाव आया? सर देखिए, अब से पहले मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था एज ए डेवलपमेंट में जी। फिर परिवार में पहले से फार्मिंग से जुड़े हुए थे जी। तो उसमें मैंने देखा कि वो काफ़ी ओल्ड मेथड से जो है काम कर रहे हैं जी। फिर देखा, कुछ प्रेरणा मिली जो मिल से है, मोदी शुगर मिल, उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें जो है उपकरण प्रोवाइड कराएं, ट्रेंच के बारे में बताया और उससे जो है उपज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। साथ में उसमें सहफसली भी ले सकते हैं तो, और उसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं मानता हूँ कि ज़्यादा बेटर है। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने खेती जो शुरू की उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने बताया कि मेरे परिवार में आप आईटी से बिलोंग करते हो, परिवार में आपके पहले से खेती हो रही थी, लेकिन खेती करने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया? अभी आप कितना प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है? सर देखिए, पहले से अगर देखें तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, मीन्स अगर हम तब 50 कुंटल बीघा का ले रहे थे तो अब 100+ पे काम कर रहे हैं उसी में ही जी। और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए तो इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है जी। चलिए ठीक है, एसआर सिंह जी का मैं रुख करता हूँ। एसआर सिंह जी, हमने बात यहाँ पर तरह तरह की वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, किस्म कैसे लगानी चाहिए, लेकिन किस्म लगाने के साथ साथ अगर हम बात करें उसकी देखभाल की, गन्ने की फसल लगाने से लेकर और उसका बेहतर उत्पादन लेने तक हम कैसे अपने गन्ने की फसल की बेहतर देखभाल करें ताकि जब आउटकम उसका निकले तो जो उसकी लागत है उसका अच्छा मुनाफा किसान को मिल सके? इसमें देखिए, गन्ने की खेती जो है करने के लिए हमको बीज खेत की तैयारी से लेकर जो है बीज की रोपाई, उसके बाद फिर इरिगेशन जो है सिंचाई की सुविधाएं, खरपतवार का जो है मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसके बाद फिर बहुत सारे हमारे रोग और जो है कीट लगते हैं उनका किस तरह प्रबंधन किया जाए। इसके बाद फिर लास्ट में हमारा आता है कि हम उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करें और हार्वेस्टिंग करके कितनी जल्दी हम उस जो है प्रोडक्ट को मिल तक पहुंचाएं ताकि हम अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट पा सकें। तो इसमें हमारे सबसे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं वो है, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, देन तीसरा वीड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो मैं सबसे पहले आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसलिए है कि गन्ने की खेती जो है बहुत अधिक मात्रा में बायोमास उत्पादन करती है जी। जब अधिक बायोमास उत्पादन करती है तो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और पोषक तत्व उसमें सभी तरह के, चाहे वो मेजर पोषक तत्व हो या सेकेंडरी पोषक तत्व हो या ट्रेस या माइक्रो न्यूट्रिएंट, सबकी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं कि बिना किसी मिट्टी की जांच के या बिना किसी रिकमेंडेशन के
अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा में डीएपी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फर्टिलाइजर हैं जैसे पोटास का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है, मतलब पोषक तत्वों में असंतुलन हो जाता है, जिससे कि फसल को काफ़ी जो है हद तक जो है नुकसान होता है, कम उत्पादन होता है। तो इस विषय में सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कम से कम हर 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, और मिट्टी की जांच के आधार पर फिर उसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम बहुत सारे हजारों जो मिट्टी के सैंपल का हमने परीक्षण किया है, और ज़्यादातर मिट्टी के सैंपल में हमारे जो मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ की बहुत ज़्यादा कमी है। 60 से 70% जो मिट्टी के नमूने हैं उनमें ऑर्गेनिक पदार्थ की जो है कमी पाई गई है। इसी के साथ साथ हमारा जो अवेलेबल नाइट्रोजन है, या कह सकते हैं कि मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन है, उसकी 90% जो है कमी है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिक हो गई है, कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जो फास्फोरस की कमी है। पोटेशियम जो हमारी ये एलुवियल सॉइल है, जो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया है, या कह सकते हैं कि सब ट्रॉपिकल जो हमारा एरिया है, इसमें हमारी जलोढ़ मृदाएं हैं, और जलोढ़ मृदाएं जो है वो पोटेशियम रिच मृदाएं कहलाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पोटेशियम की भी कमी जो है बहुत सारे एरिया में हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है सल्फ़र की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, और नई अभी हमने कुछ दिन पहले 1 साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बोरान की कमी हो रही है जी। तो इन सब चीज़ों को कमी को दूर करने के लिए हमको सबसे पहला जो एक अच्छा तरीका है उसकी मिट्टी की जांच करवाएं, और उसके अनुसार जो है सॉइल टेस्ट के आधार पर हमको न्यूट्रिएंट जो है पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। और हमारे संस्थान ने मैं खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिस पर सॉइल टेस्ट एंड क्रॉप रिस्पांस STCR प्रोजेक्ट नाम है उसका। पहले हम उसकी मृदा परीक्षण करते हैं, फिर मृदा परीक्षण के अनुसार एक टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको 100 टन लेना है, या 110 टन लेना है, या 90 टन लेना है। वो हम निर्धारित करते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो औसत यील्ड क्या है, उस औसत यील्ड से 10 से 15% अधिक का टारगेट हम रखकर, और उसके अनुसार जो है हम पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। इस विषय में हमने बहुत सारे एक ऐप भी डेवलप किया है जिसका नाम फर्टिलाइजर कैलकुलेटर है। वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, बहुत सारे किसान भाइयों ने उसको डाउनलोड किया है, और उसके आधार पर आपको केवल सॉइल टेस्ट वैल्यू उसमें जो है फीड करनी है। ये भी उसमें दिया हुआ कि अगर ऑर्गेनिक पदार्थ आप डालना चाहते हैं तो जनरली हम किसान भाई गोबर की खाद के थ्रू डालते हैं, या प्रेस मड की थ्रू डालते हैं। तो इनके द्वारा भी उसमें जो ऑप्शन दिया गया हुआ कि 5 टन डालेंगे या 10 टन गोबर की खाद डालेंगे। उतना अगर डालेंगे तो उसमें 25% जो है आपके पोषक तत्व जो है हम केमिकल फार्मिंग जो देते हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो एक हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें आ जाता है कि केमिकल की हम उपलब्धता पे थोड़ा कम जो है निर्भर रहें, और हम उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थ, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योरिंग, ऐसे जो है चीज़ों को हम उसमें सम्मिलित करें ताकि हमारी केमिकल की जो है उपलब्धता उसमें कमी लाएं। बिल्कुल। तो उस विषय पर हम जो है एक ऐप के थ्रू आप उसमें केवल वैल्यू उसमें फीड कर दीजिए और टारगेट फिक्स कर दिए, तो उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है कितने केजी आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर डालना है, कितने केजी आपको डीएपी डालना है, कितने केजी आपको एमओपी डालना है। बहुत सारे किसान भाई डीएपी का अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं, जबकि डीएपी की इतनी ज़रूरत नहीं रह गई है। बहुत सारे एरिया में देखता हूँ कि मीडियम टू हाई लेवल है, जहाँ पर आप 60 केजी जैसे जो गन्ने में 150 केजी, 60 केजी, 150 केजी नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास रिकमेंडेड है नॉर्थ इंडिया के लिए। लेकिन अब उसमें कमी जो काफ़ी देखी गई है, तो इस रिकमेंडेशन को जो है फिर रिवाइज करना चाहिए। और मेरे समझ में तो 180 केजी किलोग्राम नाइट्रोजन अब इस समय देने लायक है, काफ़ी कमी है। और 75 केजी जो है डीएपी उन स्थानों पर जहाँ पर कमी है, नहीं तो 60 किलोग्राम पर्याप्त है, और 60 किलोग्राम पोटास। तो हम ऐप के माध्यम से ये चीज़ें जो है बड़ी सुगमता से कर सकते हैं, और अपने जो है प्रोडक्शन जो है लागत में कमी कर सकते हैं, जिससे किसान भाइयों की आय में जो है
आप वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐप यहाँ पर बहुत मददगार साबित होगी, जिससे जो आपकी लागत है वो तो कम होगी, लेकिन इससे जो उत्पादन है आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। फिलहाल ये तमाम जानकारियाँ आप सही समय पर अगर उचित से इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी फसल ले सकते हैं और अच्छी आय भी आप पा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम जानकारियाँ और भी हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, तमाम तरह की जानकारियां आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं गन्ने की खेती और उसके प्रबंधन से जुड़े हुए विषय पर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा बीएल शर्मा जी का। बीएल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है, ग्रीष्मकालीन में गन्ने की बुआई कब से शुरू करें और कब खत्म कर लेनी चाहिए, इसका विशेष रूप से कैसे ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? जी हाँ, और गन्ने का जो स्प्रिंग प्लांटिंग है वो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बहुत ही अच्छा माना जाता है जी। वो समय बीत चुका है जी। अब गर्मी का समय है और इस समय थोड़ा सा बहुत ही संभल करके बुआई करनी होती है किसान भाइयों को कि उनकी सूखे नहीं फसल और जमाव भी प्रभावित ना हो। जी। तो ग्रीष्मकालीन में मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ग्रीष्मकालीन जो है ये 15 मार्च से लेकर अप्रैल तक किसान भाई बुआई करते हैं। मई में बुआई हम लोग नहीं संस्तुत करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है जी। और मई का टाइम जो होता है वो गन्ने की टिलरिंग का होता है जी। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत सारे कल्ले निकलते हैं। तो इस वजह से मेरा सुझाव है कि अप्रैल एंड तक बुआई कर लें जी। और कोशिश करें कि मॉइस्चर खेत में बना रहे जिससे जमाव उनका प्रभावित न हो। दूसरा तरीका, ये तो सामान्य बुआई के लिए हो गया, दूसरा तरीका किसान भाई अपना सकते हैं एसटीपी मेथड एक होता है, सिंगल बड मेथड। उसमें एक एक आँख के टुकड़े काट देते हैं और उसको पॉलीथीन में या किसी ट्रे में या यहाँ तक कि क्यारी बना के ज़मीन में जी। उसको जमा लेते हैं। जी। जमाने के बाद से जब 15-20 दिन बाद उसमें 1-2 पत्तियाँ निकल आती हैं और गेहूं की फसल भी तैयार होती रहती है। उसके बाद गेहूं की कंबाइन से कटने के बाद से अपनी पूरी नॉर्मल खेत की तैयारी करें और फिर उन्हीं सेटलिंग्स को जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखी है उसको कूड़ भी नॉर्मल निकालें और उसमें लगा दें। डिस्टेंस 1.5 फीट रखें, 1.25 से 1.5 फीट रखें। नाली से नाली की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखें और उसमें लगा दें। ख़ासतौर से एसटीपी में किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है या पड़ेगा क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत रहता है तब तक जब तक कि वो गन्ना हरा ना हो जाए, यानी इस्टेब्लिश ना हो जाए। जब ज़मीन से पकड़ ले, हरा हो जाए, फिर नॉर्मल जिस तरह से अपने गन्ने की खेती करते हैं उस तरह से करना शुरू कर दें। खाद की जितनी मात्रा NPK माइक्रो का नॉर्मल बुआई की तरह से दें कि प्लांटिंग के टाइम में भी दें। NPK माइक्रो जो बेसल देना है उन्हीं कूड़ों में दे दें, ऑर्गेनिक मैटर देना है उन्हीं कूड़ों में दे दें। ऑर्गेनिक मैटर में कोशिश करें कि सड़ी हुई गोबर की खाद हो या फिर सड़ा हुआ प्रेसमड हो। 10 टन अगर मिल जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो दे दें। उससे ज़्यादा अगर उपलब्धता है तो 20 टन तक दे सकते हैं, वो फ़ायदा ही करेगा गन्ने को, लेकिन कूड़ों में दे दें जी। उसके बाद फिर नॉर्मल सिंचाई करें और फिर नॉर्मल कल्चरल ऑपरेशन करें, फिर प्लांट प्रोटेक्शन नॉर्मल करें तो किसान भाई आराम से अपनी पैदावार अच्छी ले सकते हैं, यहाँ तक कि गेहूं कटाई के बाद भी। तो ये करें। इसमें STP लगाने से उनकी फसल जो है कम से कम 20 से 1 महीने पूर्व हो जाती है क्योंकि 20 से 25 दिन पहले ही वो लगा देते हैं गन्ने को। तो उनकी बुआई
अगर अप्रैल में हो रही है तो ये मान के चलें कि उनकी बुआई मार्च की है जी। क्योंकि मार्च में ही एसटीपी लगा देते हैं। तो इस तरह से उस समय की अपना पूर्व ही तैयार कर लेंगे और जमाव की उनको चिंता भी नहीं रहेगी। बस ध्यान ये रखना है किसान भाइयों को कि उस पर मॉइस्चर मेंटेन रहे हमेशा, खेत में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहे तब तक कि जब तक कि गन्ना इस्टेब्लिश ना हो जाए। उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे अन्य गन्ने की फसल प्लांटिंग का जो ध्यान रखते हैं, कल्चरल ऑपरेशन है, फिर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, फिर आपका प्लांट प्रोटेक्शन है, वो सारा करते रहें। अब बढ़िया उपज करेंगे। हम लोगों का अनुभव रहा है कि जिन प्रजातियों का कम बीज उपलब्ध हुआ करता था, एसटीपी मेथड से लगा करके और उसको बढ़ाने में एसटीपी ने बहुत सहयोग किया और ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी पैदा लिया। इवन 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज हम लोगों ने लिया और फिर किसानों भाइयों को सीड भी बांटी उन्हीं खेतों से जी। तो इस तरह से करें तो उनकी पैदावार कम नहीं होगी। अमूमन ये देखा जाता है कि आफ्टर व्हीट की पैदावार कमज़ोर हो जाती है और किसान भाई उतनी उपज नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एसटीपी से पहले ही कर लेते हैं अपनी तैयारी तो उनकी उपज बिल्कुल ही कम नहीं होगी और नॉर्मल पैदावार ले सकेंगे। कुछ प्रजातियां का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ प्रजातियां जो है बहुत ही अच्छी आफ्टर व्हीट भी देती हैं और कुछ प्रजातियां जो है आफ्टर व्हीट बढ़िया नहीं करती हैं। तो किसान भाइयों को प्रजातियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, CO 15023 और COS 13235 ये लेट प्लांटिंग में ज़्यादा बढ़िया है, इनका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। CO 118 भी ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल बुआई नॉर्मल स्प्रिंग प्लांटिंग में बहुत अच्छी उसकी पैदावार है। यानी फरवरी से लेकर के मार्च के पीरियड में अगर उसकी बुआई करते हैं तो बहुत बढ़िया पैदावार देती है। इस तरह से किसान भाई अपनी आफ्टर व्हीट या गर्मी का जो है, आफ्टर व्हीट अमूमन नहीं रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल बुआई ही करें। लेकिन अगर किसी भी मतलब अपरिहार्य कारणों से किसान भाई को बोना ही पड़ गया तो फिर एसटीपी का उपयोग करें और अप्रैल एंड तक हर हालत में भी बुआई कर दें, क्योंकि मई का समय जो है गन्ने के टिलिंग का होता है, वो फेज़ न जाने पाए, अन्यथा टिलर कम हो जाएंगे और उनको उपज नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर इन प्रजातियों का तो उपयोग किया भी जा सकता है, लेकिन अब उत्पादन होने के बाद अब बात आती है कि कैसे किसान भाई अपने उत्पादन का सही मूल्य पा सके। मैं आपके पास आऊँगा डॉक्टर बरसाती लाल जी। हम देखते हैं कि कई बार किसानों को ये शिकायत रहती है कि उनके फसल का उनको अच्छा मूल्य नहीं मिला है। कई बार हम देखते हैं कि जो मिल वाले होते हैं वो भी किसानों को परेशान करते हैं, ऐसा कई बार हम खबरों में देखने को मिलता है और किसान परेशान रहता है। इस तरीके की समस्या ना पैदा हो और किसान की जो गन्ने की फसल है उसका उचित मूल्य उसको मिले, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे किसान भाइयों के लिए? क्या उपाय है, किस तरीके से वो मार्केट को अपने रीच आउट करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि गन्ना जो हमारा ज़्यादातर गन्ना किसान भाई लगाते हैं वो शुगर मिल जोन में लगाते हैं। जहाँ शुगर मिल होती है तो ज़्यादातर वैरायटी उनकी रिकमेंडेड होती है, अर्ली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जल्दी जिनमें चीनी बन जाती है। नवंबर दिसंबर में दीपावली के बाद ही उनकी कटाई शुरू हो जाती है। ऐसी किस्मों को हमारी चीनी मिल उसको प्रधानता से उसको लगाने की रिकमेंडेशन करती हैं, संस्तुत करती हैं। तो उन किस्मों को हमारे किसान भाई अर्ली वाली लगाएं। कुछ किस्में मिला जुला लगाना चाहिए, कुछ मध्य देर से पकने वाली लगाएं किसान भाई। तो अर्ली वाली के ज़्यादा किसान में डिमांड आते हैं, तो उसको लगा के आप अच्छा मिल में जल्दी भेजेंगे तो अच्छा इनकम जो है, अच्छी पैसे उसके अर्ली वैरायटी के ज़्यादा अच्छे मिलते हैं मध्य देर की अपेक्षा। तो अर्ली किस्में लगाएंगे तो उसे कुछ दिन बहुत क्षेत्रों में हमारी शुगर मिल नहीं है, तो किसान भाई वहाँ ध्यान रखें। वहाँ पे हमें चीनी गुड़ जिसमें ज़्यादा अच्छा बनता है, जैसे COL 14201 है ना, और 0238 भी है, उसमें भी गुड़ अच्छा बनता है। तो 14201 है, 15201 हमारे यहाँ से किस्म निकली है, COL की 15201 है और 9709 है, ये भी एक किस्म है। तो इन किस्मों को अगर लगाएंगे तो गुड़ के लिए अगर हम जा रहे हैं तो 14201 अभी जो किस्म हमारी है उसमें गुड़ बहुत अच्छी किस्म क्वालिटी का गुड़ बनता है, सफ़ेद कलर का बिल्कुल बढ़िया गुड़ बनता है बिना किसी शोधन के। तो उस वैरायटी पे आप गुड़ के लिए अगर जाएंगे तो 18.8% तक उसमें गुड़ जो हमारा चीनी है, गुड़ का परसेंटेज उसमें ज़्यादा मिलता है। तो कोल्हू जो है, हमारे बहुत सारे कोल्हू होते हैं लगे हुए चीनी मिल के अलावा, तो कोल्हू पे अपना किसान भाई वहाँ भी अच्छा पैसा उनको मिल रहा है। या अपना खुद का कोल्हू अपना लगा के अच्छे किस्म का कोल्हू लगाएंगे तो उससे गुड़ बनाना शुरू करेंगे, गुड़ के यूनिट में देंगे तो उससे भी किसान भाई हमारे अच्छी आमदनी प्राप्त होते हैं। इसमें गुड़ के बहुत सारे मूल्यवर्धक उत्पाद हैं जो जाएंगे 1000 2-2000 kg तक का गुड़ उसमें किसान भाई हमारे अपने
मूल्य वर्धित उत्पाद का बाजार में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एवेन्यू है। कई किसान भाई हमारे गुड़ से खेती करके गन्ने के गुड़ बना के काफ़ी आमदनी कमा रहे हैं। तो खाली चीनी मिल पे निर्भरता नहीं है, गुड़ के द्वारा हम लोग भी किसान भाई हमारे अच्छी आमदनी पा सकते हैं। अच्छी वैरायटी गुड़ की जो हमारी रिकमेंडेड है उनको लगाएंगे। और जो हमारी कोल्हू होता है, दूसरा सबसे बड़ा था कोल्हू जो हार्जेंटल आकार के होते हैं, एक वर्टिकल है, पहले वर्टिकल चलता था, अभी हार्जेंटल वाले कोल्हू जो चल रहे हैं नई बाजार में, उसमें 60% तक जो है गन्ने का रस निकल जाता है। तो 10% जो रस ज़्यादा 10-15% इसमें ज़्यादा रस निकलता है। जो हमारे हार्जेंटल वाले कोल्हू अभी बाजार में आए हैं, तो उन कोल्हू से अगर लगाएंगे तो इसमें गुड़ का परता जो है, रस जो है ज़्यादा निकलेगा, तो गुड़ भी ज़्यादा हमारे किसान भाई प्राप्त करेंगे। तो इन किस्मों पे जाके गुड़ व्यवसाय भी बहुत अच्छा इसमें आमदनी कमाने का साधन हो जाए। दूसरा चीज़ होती है चीनी मिल में जब आप किसान भाई हमारी गन्ना सप्लाई करते हैं, कटाई कर रहे हैं गन्ने की, बहुत होती है 48 घंटे लग जाते हैं, चीनी मिल को गन्ना हमारा पहुंच नहीं पाता किसान भाइयों का। तो क्या करना चाहिए उसमें किसान भाइयों को? इसमें किसान का भी फायदा है और चीनी मिल का भी हमारे फायदा है। क्या करेंगे, उसको ढेर बना के गन्ने की पत्तियों से ढकते हैं, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए जब तक कि वो समय समय पे जैसे देखें नमी कम हो रही है तो उसका छिड़काव कर देंगे, तो उसमें मॉइस्चर बनी रहेगी थोड़ी सी, और चीनी मिल को भी नुकसान नहीं होगा, वेट में भी कमी नहीं आएगी। हमारे किसान भाई उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उनका वेट भी बढ़ेगा, चीनी मिल का भी फायदा होगा। तो ये भी प्रक्रिया अपना सकते हैं हमारे किसान भाई। दूसरी आता है पेड़ी प्रबंधन है। पेड़ी भी प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा एरिया हमारा पेड़ी का आता है गन्ने में। तो वो भी गन्ने की कटाई के बाद पेड़ी प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उससे भी किसान भाई हमारे बढ़िया प्रबंधन करके जो हमारी मुख्य फसल है उसके बराबर लाभ अर्जित कर सकते हैं। बहुत गन्ने में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। गन्ने तो कहते हैं गन्ना का जो क्षमता है 45 टन तक ये दे सकता है, गन्ने में आ सकता है, यील्ड आ सकती है। तो वहाँ तक पाने में भी बहुत समय हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं किसान भाई। हमारे किसान भाई 1200-1300 से 700 एवरेज जो है अभी चल रही है, इसमें यील्ड पा रहे हैं। तो गन्ना निश्चित रूप से काफ़ी लाभकारी है, और वैरायटी का अगर सही से चयन करेंगे, उसकी मैनेजमेंट तकनीक को अपनाएंगे किसान भाई, तो निश्चित रूप से शुगर मिल के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। जी, इसके साथ ही दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सफल किसान हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी जो फसल है उसका उचित मूल्य आपको मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो आप कैसे अपनी फसल को बेचने के लिए आगे बढ़ते हैं? हमारे किसान भाइयों को आप बता सकते हैं कि आप कैसे मार्केट को रीच आउट करें ताकि आपको बेहतर मूल्य आपकी फसल का आपको मिल सके। देखिए सर, अगर आपने एक अच्छी वैरायटी का चयन किया हुआ है जी, तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है जी, क्योंकि मिल भी, जो चीनी मिल है वो भी आपको समय पे पर्चियाँ प्रदान करता है, और वहाँ पे आप सही से सप्लाई कर सकते हैं, टाइमली सप्लाई कर सकते हैं उसकी जी। और साथ में और भी तरह से आप कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है, वैरायटी अच्छी है, तो आप कोल्हू पे डाल करके नगद पैसा उठा सकते हैं उनसे। तो अगर अच्छी वैरायटी है जी, और अगर आपने जो है अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से, तो कुछ किसान हैं जो रिजेक्ट वैरायटी पे भी जा रहे हैं जिनमें चीनी की मात्रा भी कम है, तो उसमें नहीं हो सकता। एसआर सिंह जी का मैं रुक करूँगा। एसआर सिंह जी, यहाँ पर वैरायटीज़ की भी बात हो रही है, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने की तमाम तरीके आपने बताए, उर्वरकों का प्रयोग करना ज़रूरी है, सही समय पर खरपतवार का नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में वातावरण अलग अलग तरीके से हो रहा है, कई बार हम देखते हैं कि अल नीनो का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है हमारी फसलों पर। ऐसे में सिंचाई गन्ने की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंचाई कैसे उसको दें, अपनी गन्ने की फसल को सिंचाई का नियंत्रण किस तरीके से करें ताकि अच्छी उत्पादन मिल सके? और कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पानी की कमी भी रहती है, ऐसे क्षेत्र के किसान किस तरीके से गन्ने की फसल की अगर सिंचाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। सिंचाई गन्ने के लिए बहुत उपयोगी है, और सिंचाई के साथ साथ पानी भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है जी। गन्ने में बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमको पानी की भी सेविंग करनी जरूरी है, क्योंकि पानी हमारा एक बहुत बहुमूल्य है। और गन्ने में क्या होता है कि ज़्यादातर किसान भाई फ्लडिंग करते हैं, तो वो जो तरीका फ्लडिंग का है वो अच्छा तरीका नहीं है। मैं किसान भाइयों को ये मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि अगर वो सक्षम है तो ड्रिप इरिगेशन लगाएं, चाहे ड्रिप वो सरफेस हो या सब सरफेस हो, दोनों बहुत उपयोगी हैं। कम से कम पानी में आपकी अच्छी फसल आप प्राप्त कर सकते हैं। 50% तक पानी की आप जो है सेविंग कर सकते हैं, और 25 से 30% आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अगर ड्रिप इरिगेशन संभव नहीं है तो आपको स्किप फरो मेथड अपनाना चाहिए। स्किप फरो मेथड भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आप कम से कम 30 से 35% तक जो है
पानी की बचत कर सकते हैं और उत्पादन जो है नॉर्मल जो आप खेती करते हैं ट्रेडिशनल उससे अधिक कर सकते हैं। इसके फॉर्म मेथड में हमको थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए कि 2 या 3 नाली के बीच में एक नाली में हमको पानी देना पड़ता है और उसका फ्लो जो है थोड़ा स्लो रहना चाहिए ताकि जो है जो हमारे सीड में उसमें प्रॉब्लम ना आए और दूसरी तरफ की जो नालियां हैं उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। और जैसे ही जो है एक नाली का 2/3 पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाए उसको पानी दूसरी नाली में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है उसकी सिंचाई हो सके, ओवरफ्लो ना हो जी। उससे ये चीज़ रहती है कि आपने जो पोषक तत्व डाले हैं उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, अदरवाइज वो पानी के साथ बह के जो है वो बाहर चला जाएगा तो पोषक तत्व प्रबंधन भी अफेक्टेड होता है। और जब पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो पौधे की बाढ़ जो है बाढ़ भी रुक जाएगी। तो सिंचाई का उतना ही महत्व है जितना कि पोषक तत्वों का है या दूसरे का है, यह कह सकते हैं कि उससे भी अधिक है जी। तो सिंचाई हमारी एक सबसे अहम है। हालांकि बहुत सारे कई जो है हम ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें ला रही है और ड्रिप इरिगेशन की स्पेशली उसमें किसान भाइयों को काफ़ी सब्सिडी दी जा रही है। तो किसान भाइयों से आग्रह कि उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं और ड्रिप इरिगेशन को फॉलो करें ताकि हमारा पानी की बचत कर सकें और अधिक उत्पादन कर सकें। इसके साथ साथ मैं आगे ये भी कहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन में जो हमारे अनावश्यक जो खरपतवार का जो है वृद्धि होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे जो और हमारे जैसे कहेंगे देखते हैं कि डिप्रेस जोन होता है या गड्ढा होता है वहाँ पर पानी भर जाता है तो पानी भरने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को हम एवॉइड कर सकते हैं इसके फरो मेथड से जी। तो इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन में या फरो स्किप मेथड में हमारे जो न्यूट्रेंट का जो इनटेक है पौधे द्वारा वो अच्छा होता है और ड्रिप इरिगेशन में कम से कम 30 से 40% न्यूट्रेंट को भी जो है न्यूट्रेंट जो सप्लाई भी हम कम कर सकते हैं या कम करनी होती है जी। तो दोनों का उसमें फ़ायदा है, न्यूट्रेंट के साथ साथ में पानी को भी हम बचत कर सकते हैं। एसआर सिंह जी, मैं इसमें ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें ये भी आप जानकारी दीजिए कि कितने समय के अंतराल के दौरान गन्ने की फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है और कितने समय के अंतराल में करते रहना चाहिए ताकि उसकी जो ग्रोथ है और उसका प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे। हाँ, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे सब ट्रॉपिकल जो है कंडीशन में या नॉर्थ इंडिया में जनरली 8 इरिगेशन आवश्यक हैं जी। तो 8 इरिगेशन जो है वो हम इस तरह से करते हैं कि 6 इरिगेशन हम मानसून के पहले देते हैं और 2 इरिगेशन मानसून के बाद देते हैं। जनरली किसान भाई क्या करते हैं कि मानसून के बाद जो है इरिगेशन नहीं देते हैं। कभी कभी उसमें अगर मॉइस्चर की कमी होती है तो शुगर एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम होती है, कम होता है। और कभी कभी किसान भाई ये भी कर देते हैं कि जस्ट कटाई से 10 दिन 15 दिन पहले ही कर जो है लगा देते पानी, तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे फिर जो है आपका शुगर एक्यूमुलेशन कम हो जाता है। तो हमको कम से कम 1 महीना पहले ही सिंचाई की जो है रोक देना चाहिए। पहली सिंचाई हमारी जो है अगर हम फरवरी में प्लांटिंग करते हैं तो 40 से 45 दिन बाद हमको जो है जब प्रॉपर जर्मेशन हो जाए, जर्मेशन हम मानते हैं कि 45 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो जर्मेशन प्रॉपर होने के बाद हमको पहली सिंचाई करनी चाहिए। और पहली सिंचाई करने के बाद फिर उसमें हम जो फर्टिलाइज़र है उसको अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बाद फिर जिस तरह की आवश्यकता हो, क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जी हमें नॉर्थ इंडिया में 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन में देना पड़ता है जी। तो आवश्यकता अनुसार जो है उसके बाद आप सिंचाई जो है करते रहेंगे, लेकिन 6 सिंचाई मानसून आने से पहले हमारे रिकमेंडेड है नॉर्थ इंडिया में। बिल्कुल। तो इस तरह की विधि को अपनाकर आप अपने गन्ने की फसल में सिंचाई को कर सकते हैं और अच्छी सिंचाई करेंगे तो आपको अच्छी उत्पादन भी मिलेगा, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा हम कर रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर, गन्ने की खेती और उसका प्रबंधन। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं बीएल शर्मा जी का रुख करूंगा। बीएल शर्मा जी, अभी हमने बात करी सिंचाई पर कि गन्ने की फसल की सिंचाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपसे दो चीज़ों में डिफरेंस समझना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जिसके अंदर यह संभव है कि कम सिंचाई के अंदर अच्छा उत्पादन मिल सके, और दूसरा इस समय देश के अंदर जो किसान भाई हमारे वेराइटीज़ लगा रहे हैं वो कौन सी ज़्यादा वैरायटी लगा रहे हैं और किसानों को कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए ताकि कम सिंचाई करके वो अच्छी उत्पादन ले सकें। देखिए, जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, दो तरह की प्रजातियाँ होती हैं, एक तो वाटरलॉग के लिए, एक नॉर्मल के लिए जी। और कभी कभी जो है कम पानी वाली प्रजातियों का भी विकास किया जाता है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर वाटरलॉग और नॉर्मल, ये दो तरह की प्रजातियों का ही विकास किया गया है जी। वाटरलॉग के लिए कई प्रजातियां निकली हैं, जिसमें CO 98-014 बढ़िया है। इसके अलावा UP 05125 वो भी बढ़िया है। ये दो का किसान भाई अपना चयन कर सकते हैं। 98-014 इधर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है उसका परफॉर्मेंस, तो मैं तो 98-084 और 98-014 को ही कहूँगा कि वाटरलॉग एरिया में लगाएं जी। नॉर्मल खेत में अगर लगाना है, जैसे बुआई हो रही है इस समय जी, तो एक प्रजाति जो बहुत ही पॉपुलर थी और 98% 97% तक की हो गई थी, CO 0238, उसमें रेड रॉट की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं, देखने को मिल रहा है। तो उसको न लगा करके और प्रजातियां हैं CO 0118, CO 15023, CO LK 14201, CO S 13235, इन प्रजातियों के चयन कर सकते हैं और उसके सब्स्टिट्यूशन के रूप में इन प्रजातियों को नॉर्मल बुआई के लिए लगा सकते हैं जी। अब बात आई कि कम पानी के लिए कौन सी प्रजाति लगा सकते हैं जी। तो एक तो होता है कि बिल्कुल ड्रॉट कंडीशन वाली जी। और एक होता है कि कम पानी में जी। तो ये प्रजातियां जो मैंने बताया ये कम पानी में भी हो सकती है। जैसे 6-7 सिंचाई अगर देना है, अगर 4 सिंचाई भी दे रहे हैं, 3 सिंचाई भी दे रहे हैं, तब भी ये प्रजातियां हो जाती हैं। तो ड्रॉट वाली स्थिति अपने आप भी नहीं है जी। तो उस तरह की प्रजातियों का विकास नहीं किया गया। फिर भी ड्रॉट के लिए मिड लेट की कुछ प्रजातियां हैं जी। जो कि अब प्रचलित नहीं हैं और हाई शुगर हाई यील्डिंग का कंसेप्ट चालू हो गया है। इस वजह से वो प्रजातियां किसान भाई और नई मिलर्स पसंद कर रहे हैं जी। तो इन्हीं प्रजातियों को लगाया 0118 और 13235, 14201, इनको लगाएंगे और कम पानी भी देंगे तब भी ये हो जाएंगी और आराम से किसान भाई अपनी पैदावार को ले सकते हैं जी। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि किसान भाई को खाली मानसून के पहले तक का ज़्यादा ध्यान देना होता है जी। और जैसे जैसे रेन चालू हो जाती है उसके बाद पानी के विषय में उनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल मानसून के बाद। बिल्कुल। लेकिन आपने जो ये प्रजातियों का जिक्र किया ये भी किसानों के लिए बेहद लाभदायक है कि जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है या सिंचाई करने में कोई समस्या होती है या पानी ज़्यादा नहीं पहुँच सकता उनके खेतों तक, उनके लिए ये प्रजातियाँ बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। उनके लिए प्रजातियाँ महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में भी किसान भाई चेंज करें। जैसे एक ट्रेंच प्लांटिंग मेथोडोलॉजी है, ट्रेंच बना लेते हैं 4 फीट 4.5 फीट पर ट्रेंच बनाते हैं और ट्रेंच थोड़ा नॉर्मल बुआई से गहरी होती है जी। और उसमें 2 लाइनें बो देते हैं जी। उसके बाद जब उसकी सिंचाई करते हैं तो जिस तरह से आलू की सिंचाई करते हैं थोड़ा थोड़ा नाली विधि, उसी तरह से उसकी भी सिंचाई करते हैं तो उसमें पानी की 50% तक बचत हो जाती है। तो इस तरह से किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बीएल शर्मा जी, इन सभी तरीकों को भी हम विस्तार रूप से और भी जानेंगे। फिलहाल मैं डॉक्टर बरसाती लाल जी का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर बरसाती लाल जी, ड्रिप इरिगेशन की यहाँ पर हमने बात करी। ड्रिप इरिगेशन के लिए कौन कौन सा ऐसा जो आवश्यक सामान है वो लगता है, और यहाँ पर बात की गई कि सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, तो कितना खर्चा आता है ड्रिप इरिगेशन में, और ड्रिप इरिगेशन करने के लिए किसानों को कौन कौन से यंत्र की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, ड्रिप इरिगेशन जो है एक बहुत अच्छा साधन है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अभी डिस्कस हमने कर रहे थे हम लोग।
तो ड्रिप इरीगेशन जो अभी जैन फर्टिलाइजर जैन है, जैसे जैन इरीगेशन सिस्टम है, कई ऐसे हमारी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो इनके द्वारा जो गवर्नमेंट इसमें काफ़ी 80% तक सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट से मिल रही है जी। इसमें डिफरेंट तरह के नोजल्स आते हैं, पाइप आती है पूरी प्लास्टिक की होती है, फिर एक मशीन आती है, मोटर हैं इसमें लगते हैं, तो उसमें फर्टिगेशन का पूरा सिस्टम होता है। फर्टिलाइजर आप जो हम रेकमेंड करते हैं गन्ने की फसल में, फर्टिलाइजर उसी इरीगेशन के थ्रू हम लोग देते हैं इसमें। ये सिस्टम इतना फुल प्रूफ है। तो इसमें न्यूट्रिएंट की बचत के साथ साथ लेबर की बचत होती है। अब लगाने में जो लग रहा है, आदमी लगाने में, पानी लगाने में आदमी की बहुत ज़रूरत होती है, और मशीन के द्वारा एक साथ मतलब एक जैसा उसमें न्यूट्रिएंट जो है पूरी खेत में कहीं कम ज़्यादा नहीं सवाल नहीं होता है, पानी के साथ पूरे खेत में पहुंच जाता है। तो किसान भाई इसको करेंगे तो जहाँ सूखाग्रस्त आप अभी चर्चा कर रहे थे, सूखा जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कैसे करेंगे, तो पानी की निश्चित रूप से वहाँ पे कमी होती है। तो वहाँ के लिए ड्रिप इरीगेशन जो है एक वरदान साबित हो सकता है कि महाराष्ट्र का बहुत सारा क्षेत्र आप देखते हैं, गन्ने का जो हमारा क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में, वो गन्ना वहाँ लगाते हैं, तो पूरा सिस्टम जो है ड्रिप पे आधारित है वो, और अच्छी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें दी जाती है। तो किसान भाई अगर यहाँ भी जाएंगे, यूपी में भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि पानी हमारे यहाँ बहुत आए से यूपी और बिहार है जो भी हमारा क्षेत्र है, पानी बहुत मात्रा में मिल जाता है किसानों को, सस्ता पानी मिल रहा है, तो पानी का हम लोग खुला उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पानी हमारा आने वाले समय में बहुत बड़ा असेट है जो कम होता चला जा रहा है। देखते हैं पानी का जो लेयर हमारी है, लेवल जो घटता जा रहा है ज़मीन में, तो आने वाले में पानी बहुत कीमती होने वाला। तो ड्रिप इरीगेशन गन्ने की खेती में, कहते हैं गन्ना बहुत ज़्यादा पानी चाहता है ना, लेकिन ये हम लोग रिसर्च के द्वारा ये साबित किए हैं कि गन्ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहता है, क्योंकि गन्ना आप देखते हैं 5-6 सिंचाई जो आप बरसात से पहले करते हैं, इसके बाद गन्ने की खेती में मानसून आ जाता है। तो ज़्यादातर हमारा गन्ना जो मेजर पार्ट है उसका मानसून से हो जाता है। तो ज़्यादा सिंचाई, गेहूँ धान आप लगाएंगे, गेहूँ लगाते हैं, उसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। तो गन्ना उतनी ही सिंचाई में गन्ना हमारा मानसून के सहारे पूरा गन्ना हो जाता है। तो अगर हम ड्रिप पे जाएंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को आमदनी बढ़ेगी, और दूसरी खाद उर्वरक की मात्रा भी उसमें कम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, एक आसान तरीका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंचाई करने का ड्रिप इरिगेशन एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट भी किया जा रहा है। इस पर मैं आपसे विस्तार जानकारी लूंगा। दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गन्ने की फसल है, इस फसल को लगाने के बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण आपने कैसे किया, और जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से किया जाए? देखिए सर, इसको लेबर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मेन तो ज़्यादा अच्छा होगा हम लेबर से ही इसको निकलवाएं जी, और नहीं तो मार्केट में काफ़ी दवाइयाँ हैं इसके लिए जी, जो आप हर्बिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं जी, तो उससे भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल। एसआर सिंह जी, मैं आपका रुख करूँगा। चीनी और गुड़ तो गन्ने से हमें मिलता ही है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज के समय में जिस तरीके से दुनिया तेज़ी से विकास कर रही है, इथेनॉल का भी उत्पादन हमारे देश में शुरू हो चुका है। सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें या फिर परिवहन क्षेत्र की हम बात करें, इसमें अब बात चल चुकी है कि हम इथेनॉल का प्रयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो। गन्ने से इथेनॉल का भी उत्पादन शुरू किया जा चुका है। इथेनॉल का किस तरीके से भूमिका है गन्ने के उत्पादन में, और इसको आप आगे की और किस तरह से देखते हैं? गन्ने का महत्व जहाँ तक इथेनॉल के बारे में है वो बहुत अधिक है, और आज के जो है परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप लोग तो दिल्ली में हर साल कितनी प्रॉब्लम होती है, तो पॉल्यूशन जो होता है वो भी एक बहुत अहम समस्या है जी। और पॉल्यूशन जैसे हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, तो बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे प्रॉब्लम करते हैं जी। इथेनॉल की हम अगर बात करें, इथेनॉल को हम जो है ब्लेंड कर रहे हैं इस समय, जो भारत सरकार काफ़ी इस पर काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है, और लगभग 20% हम इस समय इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं जी। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं हमारी, एक तो जो बाहर हम चूँकि ज़्यादातर हमारा 70-80% जो बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इथेनॉल के जरिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है, दिया जा रहा है, बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा इम्पोर्ट हो रहा है जी। बिल्कुल, बाहर के दूसरे देशों पर हम लोग इस पर निर्भर हैं, बिल्कुल, तो वो भी निर्भरता हमारी कम होगी। और चूँकि शुगर केन हमारा एक अच्छी क्रॉप है, बिल्कुल, वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पे हैं, तो हम इससे जो है इथेनॉल से हम उस गैप को कम कर सकते हैं। तो दोनों हमारी एक आय में भी बढ़ोतरी होगी, हमारे जो फॉरेन में जो मनी जा रही उसमें भी हम लोग सेव कर सकते हैं, बिल्कुल, और पर्यावरण को स्पेशली कहूँगा तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इससे हम सेव कर सकते हैं, बिल्कुल। और शायद तो
2030 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि 25% वो ब्लेंडिंग जो है की जाएगी, तो उस पर काम चल रहा है। और बहुत सारे इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। हमारी गाड़ियों के जो इंजन हैं काफ़ी उसमें चेंजेज हो रहे हैं, उसी हिसाब से वो बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इथेनॉल का जो है रोल दिनों दिन बढ़ता जाएगा और ये किसान स्पेशली गन्ना जो है उगाने वाले किसान भाइयों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। बिल्कुल। अपनी आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा उनको स्रोत मिल गया है। बिल्कुल। तो एसआर सिंह जी, जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, तो ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से गन्ने की फसल आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसानों की खुशहाली में निभाती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाने में गन्ने की फसल की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, कैसे आप गन्ने की खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और आप मार्केट तक पहुंचकर अपनी जो फसल है उसका अच्छा मूल्य कैसे ले सकते हैं। इन सभी विषयों पर हमने आपको विस्तार रूप से जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की है। लेकिन इन जानकारियों का तभी आपको फायदा है जब आप इन सभी जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर सकें और अच्छी लाभ ले सकें। आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आपका आने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो जिस तरीके से गन्ने की फसल की मिठास होती है गन्ने के अंदर, उसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का इस्तेमाल कर आप अपनी आय को बढ़ाएंगे और अपने जीवन में एक नई मिठास लेके आएंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आपके हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, vichar-vimarsh08@gmail.com। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विचार विमर्श आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।